वाह, कितनी ताज़ी हवा है और यह बेला के फूलों की खुशबू। नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ, कल रात हल्की बारिश होने से मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया है। भीगी हुई कलियां अभी-अभी प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनकी खुशबू से हमारी मैडम प्रफुल्लित हो गई हैं। अब यह अपने न्यूज़ रीडर वाले डायलॉग अपने चैनल पर जाकर बोलना। पहले तो नीचे चलो, किचन अरेंज करने में मेरी मदद करो, वरना नाश्ता नहीं बनेगा और फिर से तुम्हें इडली और नारियल की चटनी खानी पड़ेगी। ना बाबा ना, यह इडली और नारियल की चटनी इन चेन्नई वासियों को ही मुबारक हो। मुझे तो आज तुम्हारे हाथों के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने हैं, वह भी अदरक लहसुन की चटनी के साथ। इतना कहने के साथ ही मैंने निशा का हाथ पकड़ते हुए नीचे चलने का इशारा किया। अरे शोभित, रुको, यह देखो क्या है, इतना बड़ा सा आईना यहाँ क्यों रखा है? निशा ने अचकचाते हुए कहा। तो मैंने भी छत के ऊपर देखा, एक पुरानी सीमेंट की बनी हुई टंकी थी, उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा आईना तिरछा करके एक स्टैंड के सहारे रखा हुआ था। जब हम यहाँ आए थे तो हमारी नज़र नहीं पड़ी थी, मगर अब जब सूरज की किरणें उस पर परावर्तित हो रही हैं तो उसकी चमक ने निशा का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा तो आमतौर पर वहाँ लगाया जाता है जहाँ सोलर पैनल बना होता है, परंतु यह तो आईने जैसा है और हमारे घर में तो बिजली की पूरी वायरिंग है और पानी भी म्यूनिसिपैलिटी का सप्लाई होता है। रुको, मैं आज ही लैंडलॉर्ड से पूछता हूँ इसके बारे में। मैंने निशा को आश्वस्त किया, लेकिन हम लोग नीचे जाकर काम में व्यस्त हो गए और आईना हमारे दिमाग से निकल गया। मैं पिछले 2 वर्षों से मुंबई के न्यूज़ चैनल में काम करता था। जब उसके चेन्नई ब्रांच में अंग्रेजी न्यूज़ रीडर के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो निशा बहुत ही दुखी हो गई। वहाँ का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा सब कुछ अलग है। शोभित, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी? आन्या भी अभी छोटी है, ऊपर से साल भर गर्मी का मौसम। चिंता मत करो, कंपनी हमें वहाँ रहने को घर देगी। मैं पहले ही कह दूँगा कि जहाँ उत्तर भारतीय ज़्यादा रहते हों वहीं पर घर दें, और वह भी समंदर से काफ़ी दूर। मैंने निशा को समझाने की कोशिश की। मैं जानता था निशा चेन्नई क्यों नहीं जाना चाहती। एक तो शुद्ध शाकाहारी, निशा को मछली की महक बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से 2004 में आई सुनामी में उसका बड़ा भाई, जो चेन्नई में ही काम करता था, लापता हो गया। इसीलिए उसके मन में समुद्र के नाम से ही दहशत हो गई थी। यह जगह चेन्नई के पेराम्बूर इलाके में थी, समंदर से काफ़ी दूर है। मेरा दफ्तर चेन्नई सेंट्रल के पास है, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, मगर मैंने निशा की खुशी के लिए हामी भर दी थी। मुझे हर रोज़ लोकल ट्रेन की सवारी करना मंजूर था, मगर निशा की सहूलियत ज़्यादा ज़रूरी थी। पैगम्बर में महानगर की भीड़ भाड़ नहीं है। जो घर हमें दिया गया था वह काफ़ी पुराना, मगर मकान मालिक ने हमारे आने से पहले रंग रोगन और साफ सफाई करवा दी थी। पड़ोसी भी हिंदी भाषा क्षेत्र के ही थे। आसपास हरियाली भी थी, यानी कुल मिलाकर निशा के मन मुताबिक जगह थी। अरे बैठे बैठे क्या सोचने लगे? नाश्ता तैयार है, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं आन्या को नहला देती हूँ। अरे बैठे बैठे क्या सोचने लगे? नाश्ता तैयार है, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं आन्या को नहला देती हूँ। निशा आन्या को नहलाने की तैयारी करने लगी और मैं नाश्ता करते करते सोशल मीडिया की शेयर करने लगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच में लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके शीशे के बारे में पूछने की बात भूल गया। 2-3 दिनों में घर का सामान भी पूरी तरह व्यवस्थित हो गया। आजकल यहाँ लगभग हर रोज़ बारिश ही हो रही थी, इसलिए मौसम भी खुशनुमा बना हुआ था। एक दिन तड़के ही निशा की चीख से मेरी नींद खुल गई। शोभित शोभित, जल्दी उठो, आन्या बिस्तर पर नहीं है, यहीं कहीं होगी, ध्यान से देखो, तुम्हारे पीछे पीछे निकल गई होगी। जब मैं उठी तो वह तुम्हारे बगल में ही सो रही थी। अभी जब मैं बाथरूम से होकर आई तो वह यहाँ नहीं थी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। छत पर देखा तुमने? शोभित, आन्या 2.5 साल की बच्ची है, वह छत पर अकेली कैसे जा सकती है? निशा ठीक ही कह रही थी। फिर भी मैं छत पर चला गया। पीछे पीछे निशा भी आ गई, लेकिन आन्या वहाँ नहीं थी। हम दोनों ने पुकारा भी, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। उतरते वक्त फिर से मेरी नज़र उस चमकदार शीशे पर पड़ी। अभी मैं मन ही मन कुछ सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक आन्या की आवाज़ सुनाई दी और हम दोनों धड़धड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर आए। नीचे आकर देखा तो आन्या कपड़ों की अलमारी के पास बैठी कपड़ों से खेल रही थी। अरे यह यहाँ कैसे
आ गई। अभी तो मैं ढूंढ कर गई थी, लेकिन आन्या तो यहाँ नहीं थी। निशा आश्चर्यचकित हो रही थी। अरे, यह तुम्हारे साथ लुका छिपी खेल रही थी, मैंने आन्या को गोद में उठाते हुए कहा। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा था, मगर आन्या मिल गई थी, इसलिए मैं कुछ और नहीं सोचना चाहता था। इस घटना के बाद निशा अब एक पल के लिए भी आन्या को अकेला नहीं छोड़ती थी। रविवार को मेरी छुट्टी रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पड़ोसियों से थोड़ी जान पहचान कर ली जाए, ताकि निशा और आन्या का मन लगा रहेगा। हमारे घर के दाहिने तरफ तो एक बड़ा सा बगीचा था जहाँ लोग टहलते थे। बाईं तरफ कई घर थे। सबसे नज़दीक में एक गुजराती परिवार रहता था, जिग्नेश भाई का। हम लोग जब उनके घर गए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारी आवाभगत की। आन्या तो 5 मिनट में ही जिग्नेश भाई और उनकी पत्नी से घुल मिल गई। वे लोग पिछले 10 वर्षों से यहाँ रह रहे थे। उनका एक ही बेटा है जो अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है। बातों बातों में मैंने जिग्नेश भाई से आन्या के गायब होने और मिल जाने की बात कही तो उनके चेहरे पर कुछ सिलवटें आ गई। चलो, अच्छा हुआ कि आन्या गायब होकर फिर से मिल गई। मिस्टर गुप्ता और उनकी पत्नी तो आज तक मिले नहीं। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आश्चर्यचकित होकर जिग्नेश भाई से पूछा। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मुझे उस घर में गुप्ता जी और उनकी पत्नी रहते थे। मुझे यहाँ आए हुए 10-15 दिन हुए थे कि अचानक वे घर से गायब हो गए। कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को पता नहीं चला। हो सकता है कि वे लोग कहीं दूसरी जगह रहने चले गए हों। अगर वे लोग कहीं दूसरी जगह रहने जाते तो घर का सामान लेकर और घर में ताला लगा कर जाते। 2-3 दिन बाद किसी ने मकान मालिक को खबर कर दी तो उसने आकर सारा सामान गाड़ी में रखवा कर कहीं भिजवा दिया और घर को बंद कर दिया। उसके बाद अब आप लोग आए हैं। जिग्नेश भाई के चेहरे से लग रहा था कि उस घटना ने इन्हें बहुत प्रभावित किया है। वह तो अच्छा हुआ कि निशा जिग्नेश भाई की पत्नी के साथ साथ अंदर वाले कमरे में थी, वरना यह सब सुनकर वह तो बहुत परेशान हो जाती। वैसे परेशान तो मैं भी हो गया था, मगर मेरा पेशा ही कुछ ऐसा है कि इन तरह की बातों पर यकीन नहीं करने देता। मैं जानता हूँ कि सुनी सुनाई बातों में सच्चाई कम और अफवाह ज़्यादा होती है। फिर भी मैंने मकान मालिक से मिलकर इस सच्चाई का रहस्य जानने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने आधे दिन की छुट्टी ली, ऑफिस से अपने मकान मालिक का एड्रेस लिया और निकल पड़ा। मैंने निशा को भी कुछ नहीं बताया। कैब बुक कर ली थी, इसलिए आसानी से मकान मालिक सिद्धार्थ के घर पहुंच गया, वरना यहाँ की गलियों के नाम का स्पष्ट उच्चारण मुझसे नहीं हो पाता था। सिद्धार्थ मेरा ही हम उम्र था तथा उत्तर भारतीय था, मगर वह और उसके माता पिता पिछले कई दशकों से चेन्नई में ही रह रहे थे। मैंने जब उनसे जिग्नेश भाई की आशंका और आन्या के गायब होने की बात कही तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि यह सब अफवाह है। मैं तो अपनी पत्नी के साथ मास्को में रहता था। पिताजी की मृत्यु के बाद उनका कारोबार संभालने मुझे यहाँ आना पड़ा। वैसे एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि गुप्ता दंपति अचानक ही वहाँ से चले गए। वे निसंतान थे तथा किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। उनके स्थायी आवास पर भी जाकर पता किया, मगर वे वहाँ भी नहीं पहुँचे थे। एक बार पिताजी रामेश्वरम गए थे, तब संतों की एक टोली में गुप्ता दंपति को देखा था। वे दोनों ही अर्धविक्षिप्त अवस्था में थे। उन्होंने पिताजी को भी नहीं पहचाना। पिताजी ने उन्हें वापस चेन्नई लाने का प्रयास भी किया, मगर उनके साथियों ने आपत्ति जताई। पिताजी भी अकारण किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए गुप्ता दंपति को वापस लाने का विचार त्याग दिया। बाद में पड़ोसियों ने घर के बारे में अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी, इसलिए पिताजी ने उसे बंद कर दिया था। मैंने भारत आने के बाद कुछ कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया करके अपने कई पुराने घरों को किराए पर लगा दिया। और रही बात आन्या के गायब होने की, तो वह एक संयोग मात्र है। मेरी मानिए तो आप ये फुल टाइम मेड रख लीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए कोई हिंदी भाषी मेड ढूंढ दूंगा। सिद्धार्थ ने धैर्यपूर्वक मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि निशा को अपनी बेटी के लिए या घर के कामों के लिए मेड रखना कतई पसंद नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहता था आपसे। अचानक मुझे याद आया, हमारे घर के ऊपर एक बड़ा सा आईना लगा है, वह क्या है, क्यों है?
मैंने सिद्धार्थ के किसी जवाब का इंतजार किए बगैर ही कई प्रश्न कर दिए। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि बहुत सालों पहले मेरे पिताजी के एक वैज्ञानिक मित्र वहाँ रहते थे। उन्होंने ही वह शीशा वहाँ लगवाया था। हालांकि उसकी वजह से किसी तरह की कोई असुविधा न होने के कारण उसे हटवाने का विचार ही नहीं आया, मगर आपको अगर कोई परेशानी हो तो मैं उसे आज ही हटवा देता हूँ। वैसे काफ़ी बड़ा और भारी शीशा है, हटाने के चक्कर में टूट भी सकता है। सिद्धार्थ की बातों में उसको उसकी असुविधा स्पष्ट दिख रही थी। नहीं नहीं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। मैं तो उत्सुकतावश पूछ बैठा। मैं जानता था कि मेरे इस जवाब से सिद्धार्थ को कितनी तसल्ली मिली होगी। वैसे आज आस पास पड़ोस में वह घर कन्नड़ी बिडू के नाम से प्रसिद्ध है, मोहल्ले का एक पहचान बन गया। सिद्धार्थ ने मुझे आगे बताया। कन्नड़ी बिडू क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ, हिंदी में शीशे वाला घर या शीशे वाला महल कह सकते हो, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। चलो अच्छा है, अब हम भी इसे शीशे का महल ही कहेंगे, शायद शहजादे सलीम वाली फीलिंग आ जाए। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया। घर आकर मैंने सिद्धार्थ से मिलने वाली बात निशा को बताई। कन्नड़ी बिडू वाली बात पर वह भी हंसे बिना नहीं रह सकी। चलो, कम से कम एक तमिल शब्द तो सीखा मैंने। छत वाले शीशे की हकीकत जानकर निशा की पूरी तरह अस्वस्थ हो गई थी, मगर मैंने उसे गुप्ता संपत्ति वाली कहानी नहीं बताई। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बारिश का मौसम समाप्त हो गया था, इसीलिए हम रविवार को आसपास घूमने निकल जाते थे। आन्या भी पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुश मिजाज हो गई थी। शायद यहाँ की आबो हवा का असर था। निशा की देखरेख का जिग्नेश भाई हमारे अच्छे पड़ोसी साबित हुए। सिद्धार्थ से भी मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दो बार वह हमारे घर भी आया। इन सबके बीच एक घटना जो हर रोज़ घटती थी वह यह थी कि आन्या हम दोनों से पहले जग जाती थी और बेड से उतरकर चुपचाप कपड़े की अलमारी के पास खेलती रहती थी। आन्या के कारण मुझे हर रोज़ कपड़े अरेंज करने पड़ते हैं। पता नहीं इसे क्यों इतना प्रेम है इन कपड़ों से। घबराओ नहीं, थोड़ी बड़ी होगी तो यह खुद ही कर दिया करेगी। लड़कियों वाले गुण अभी से दिखते हैं इसमें। यह कहते हुए मैं आन्या को गोद में ले लेता हूँ और निशा घर के कामों में लग जाती है। मगर मैं जानता था कि बच्चे कुछ भी अकारण नहीं करते, वह भी नियमित रूप से। मगर मैं यह सब कहकर निशा को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं आन्या को अब हर रोज़ पास वाले पार्क में घुमाने भी ले जाता था। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी, क्योंकि आन्या की तोतली बोली के कारण मेरी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाती थी, विशेषकर महिलाओं से। एक दिन आन्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, वह सो रही थी, इसीलिए मैं अकेला ही पार्क में चला गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर याद आया कि मैं अपना मोबाइल तो घर पर ही भूल आया हूँ। मैं जाने की सोच रहा था कि मुझे निशा आती हुई दिखी। तुम्हारे बॉस का फ़ोन आ रहा था, कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ोन लेकर आ गई। चलो मैं घर पर चलकर ही बॉस से बातें कर लेता हूँ। अभी मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि निशा चीख पड़ी। शोभित, अपने घर की छत पर देखो कौन है वह, और उसकी गोद में आन्या है। यह तो मैं तो आन्या को सुला कर आई हूँ अभी अभी। जल्दी चलो शोभित। निशा की घबराती आवाज़ सुनकर मैंने भी छत की तरफ देखा। हमारे घर की छत पर एक स्त्री थी जो काले रंग का लिबास पहनी हुई थी और सिर पर भी काला स्कार्फ बांधा था। स्त्री का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने आन्या को कंधे पर रखा था। मैं भी यह सब देखकर बेहद डर गया। हम लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचे। निशा तो इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि मेन गेट का ताला भी नहीं खोल पा रही थी। उसकी मनोस्थिति भांपते हुए मैंने उसके हाथ से चाबी ली और गेट खोला। हम दौड़कर सीधे छत पर पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था, ना ही किसी के होने का कोई निशान था। जो दृश्य हम दोनों ने एक साथ देखा था उसे मैं भ्रम नहीं मान सकता था। निशा रोती हुई आन्या को पुकारने लगी और मेरी नज़र से उस शीशे पर चली गई। आखिर कौन सी थी वह काले लिबास वाली औरत? वह अंदर कमरे में जा रही थी। आन्या को उठाकर छत पर कैसे ले गई? क्या था छत पर लगे उस शीशे का राज? इन सारी सवालों के जवाब कहानी की दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों।